नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस इस अपकमिंग आईपीओ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, आईपीओ से रेज हुए पैसों को कंपनी यूज कहां पर करेगी, फिर फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है, रेवेन्यू का ग्रोथ कितना है और जो ग्रोथ आ रही है उसका रीजन क्या है, फिर कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा चल रहा है और कंपनी पर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। साथ ही साथ ये आईपीओ अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, जीएमपी क्या चल रहा है और लिस्टिंग गेन के कितने चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो इनसाइट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे वो और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डिटेल से। जैसे कि ये आईपीओ 18 जून को ओपन होगा और 20 जून तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट की डेट 23 जून को है, लिस्टिंग 25 तारीख को होगी। आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड 210 से 222 रुपीज पर शेयर होगा। आईपीओ का लॉट साइज 67 शेयर्स का है, जिसमें कंपनी 2 करोड़ 25 लाख 4,324 शेयर्स इशू करेगी। इस आईपीओ का टोटल साइज ऑलमोस्ट 500 करोड़ का है और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। अब बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ से रेज हुए पैसों को यूज कहां करेगी। तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ में से 200 करोड़ कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स यानी कि लोन को रीपे करने में यूज करेगी। फिर 177 करोड़ से अपने डेली जो वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी और बाकी का जो 48 करोड़ है उसको अपने सब्सिडरी बिल्डमैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखो, कंपनी का मेन काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना दूसरे कंपनीज या फिर बिजनेसेस को जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ताकि वो बिजनेसेस आसानी से अपने रॉ मटेरियल्स जैसे कि स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, इन सब को जहां पर भी उन्हें बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस मिल रहा हो वहां से खरीद सके। और साथ ही साथ ये कंपनी उनके फाइनेंशियल्स को भी मैनेज करती है, यानी कि ट्रांजैक्शन सेफली और सिक्योरली हुई या फिर नहीं। अब बात करें ज्योग्राफिकल रीच और ऑपरेशंस की, तो कंपनी ने अभी तक 10.3 मिलियन मैट्रिक टन्स के मटेरियल्स को सप्लाई किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। कंपनी ने 2000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है और कंपनी ऑलमोस्ट 1500 वेंडर्स के साथ काम करती है। कंपनी का मेन प्रेजेंस महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर है। कंपनी के कुछ नोटेबल क्लाइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए, जैसे कि जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एफकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और बाकी नाम आप देख सकते हो। अब बात करूं मार्केट शेयर और इंडस्ट्री स्कोप की, तो इंडिया का कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ वो डिजिटल और ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, जिस चीज का कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बिजनेसेस पुराने तरीके को फॉलो करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को बाई करने के लिए। तो कंपनी का एम है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया जाए और यही चीज इस कंपनी को अलग बनाती है, क्योंकि ये कंपनी पूरा टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच फॉलो करती है और साथ ही साथ पूरा काम इनका डिजिटली होता है और इनके जो वेंडर और कस्टमर नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रांग है। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कि क्या कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं जैसे स्ट्रांग है, उसी तरह क्या इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी स्ट्रांग है। तो देखो, रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करती है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 में कंपनी ऑलमोस्ट 450 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर रही थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 में बढ़कर 702 करोड़ पहुंच गया। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो ये 550 करोड़ है, लेकिन ये सिर्फ 9 मंथ्स का डेटा है। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट और आएगा, तब इसमें और 3 महीने का जो सेल्स है वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है वो चीज इनके प्रॉफिट में नहीं दिख रही है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 3 साल से लॉस में थी और रिसेंटली अभी प्रॉफिटेबल हुई है। अब इसका रीजन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब रेवेन्यू ट्रेंड की बात करूं सबसे पहले, तो देखो जो इनके रेवेन्यूज है वो ज्यादातर इसलिए ग्रो हुए हैं क्योंकि जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो सेक्टर था उसमें एक अच्छा खासा डिमांड आया है, जिसकी वजह से इस कंपनी को भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो हो गया। तो देखो, कंपनी सेल्स तो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, जिसका सबसे मेन रीजन है कि इन्होंने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पर, और साथ ही साथ ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को मल्टीपल सिटीज में काफी एक्सपेंड करना चाहती है, जिसमें भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। हालांकि जो अभी फाइनेंशियल ईयर 25 का दिसंबर 2024 का डेटा है उसमें कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में
इम्प्रूव हो गई है। अब वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को बेटर तरीके से मैनेज कर पा रही है और साथ ही साथ अपने एक्सपेंसेस को भी कम किया है। अब देखते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो देखो, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 में टोटल डेट ऑलमोस्ट 150 करोड़ का था, जो कि बढ़कर डबल हो गया है 322 करोड़ का। वहीं अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो वो मात्र 6 करोड़ 6.5 करोड़ का है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 50 गुना ज्यादा उनके ऊपर डेट है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक रेड फ्लैग हो जाता है, क्योंकि देखो इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज बस इसी वजह से फेल हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेट ले लेती है, और सेम चीज इस कंपनी ने भी किया है। अब देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा चल रहा है, और यहाँ पर भी बात कुछ बन नहीं रही, क्योंकि आइडली तो ये दोनों साथ में चलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 6.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कंपनी के बैंक अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे आने की जगह जा रहे हैं, जो कि दिखाता है कि कंपनी ने बुक्स पर तो प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन उसे एक्चुअल कैश में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में नहीं ला पाई। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है कि कंपनी ने क्रेडिट सेल्स काफी ज्यादा किया होगा, और जो उनके रिसीवेबल्स थे वो भी अभी डिले हो गए होंगे। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी पहले तो नेगेटिव चल रहा था पिछले 3 साल से, अब जाकर पॉजिटिव हुआ है, और मात्र वो भी बस 1% है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर 100 रुपए का सेल्स कर रही है तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया प्रॉफिट कमा रही है, जो कि बहुत ही कम है। अब इस कंपनी पर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, कंपनी का जो 45% रेवेन्यू है ना, वो उनके टॉप 10 क्लाइंट्स से है। जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया ही था कि काफी बड़े क्लाइंट्स हैं, तो उसमें से टॉप 10 क्लाइंट्स से ही कंपनी का 45% रेवेन्यू आता है। लेकिन बुरी चीज ये है कि कंपनी ने इन क्लाइंट्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। फिर सेम चीज इनके वेंडर्स के साथ भी है। कंपनी अपनी 47% परचेजेस टॉप 10 सप्लायर से करती है, लेकिन उनके साथ भी उनका कोई फिक्स्ड एग्रीमेंट नहीं है। यानी कि फ्यूचर में ये अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो इनके मार्जिन पर बुरा असर पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी का जो एवरेज क्रेडिट साइकिल है वो भी 139 डेज का है। यानी कि कंपनी ने अगर आज कोई माल बेचा तो उसका पैसा उनको 139 डेज के बाद आएगा। तो अगर तब तक कंपनी रन करना है तो उसके लिए कंपनी को डेट का सहारा लेना पड़ता है, और वही चीज यहाँ पर भी है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है। फिर उसके बाद कंपनी के मार्जिन भी काफी कम है, और उनका जो डिपेंडेंसी है वो भी टेक के ऊपर ही है। तो अगर कभी उनके प्लेटफॉर्म का फेलियर या फिर डेटा ब्रीच हुआ तो उनके ऑपरेशंस रुक सकते हैं। अब बात करें वैल्यूएशन की। किसी भी कंपनी की हम वैल्यूएशन करते हैं उसके पी के थ्रू, लेकिन पी तो तब निकलता है ना जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो। लेकिन यहाँ तो कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में थी और अब जाकर पहली बार प्रॉफिट कमाई है, और साथ ही साथ कंपनी का कोई लिस्टेड पेयर भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पी से हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम दूसरा अल्टरनेट वैल्यूएशन का अप्रोच फॉलो करेंगे ताकि हम इसका वैल्यूएशन देख सकें। तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट का और रेवेन्यू का ग्रोथ ट्रेंड है वो कैसा है। तो देखो, जो पिछले 2-3 सालों का रेवेन्यू का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 24% का है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। आप देख सकते हो कि जो कंपनी 450 करोड़ का था, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 450 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, अगले ही साल वो 750 करोड़ का हो गया, और फिर अगले साल वो कम होकर 700 करोड़ हो गया। यानी कि ये स्टेबल नहीं है, इसमें काफी वॉलेटिलिटी है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में थी, मार्जिन इनके कम है, कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये आईपीओ सेफ इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो या फिर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तब जाकर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने को कंसीडर करना। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन की, कि क्या हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो, जो करंट जीएमपी चल रहा है वो 25 रुपीज का है, जो कि ऑलमोस्ट 10 to 11% है। लेकिन मैंने 5 दिनों का डेटा देखा तो ये जीएमपी 40 रुपीज का था, जो कि अब कम होकर 25 रुपीज हो गया है। यानी कि जो जीएमपी का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर इस आईपीओ को एक अच्छा खासा लिस्टिंग इन देना होगा तो इस जीएमपी को इंक्रीज होके 30 to 40% तक जाना होगा, और आईपीओ ओपन होने के 2 दिनों के अंदर ही 9 to 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमको देगा, अदरवाइज नहीं। अब आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि ये जो भी एनालिसिस था वो मैंने पब्लिकली अवेलेबल डेटा और पास्ट ट्रेंड को देखते हुए किया है। आप इन्वेस्ट करने से पहले
एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है कमेंट कर दीजिए।